नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैपिंग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं गल्फ, बेज, स्ट्रेट्स एंड इस्थुमस के बारे में, जो कि रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गल्फ बोलते किसे हैं। देखो, गल्फ के बारे में सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ सी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई लैंड। इसका मतलब ये कि सी का पार्ट है, बट आप देखोगे तो इसके लगभग लगभग चारों तरफ जमीन का एक घेराव सा दिखेगा आपको। यूं लगेगा कि पूरा जमीन ने उसको चारों तरफ से सराउंड कर रखा है, जैसे कि गल्फ ऑफ थाईलैंड यहां पर बेस्ट एग्जांपल है। तो उसको चारों तरफ से जमीन ने घेर रखा है। वहीं पर आप बे की बात करो तो बे एक ऐसा ही मतलब एक वाटर बॉडी है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कर्वी स्ट्रक्चर और गल्फ के कंपैरिजन में ओपनिंग आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमारे यहां पर हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं ना, तो कितनी ज्यादा उसकी वाइड ओपनिंग है, बट उसमें देखा जाए तो कोस्टल एरिया में जो स्ट्रक्चर है वो आपको कर्वी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिंपल आपकी बे हो गई। स्ट्रेट का मतलब सिंपल होता है कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली एक स्मॉल वाटर बॉडी, या फिर ये कहें कि दो लैंड मासेस को सेपरेट करने वाली स्मॉल वाटर बॉडी को ही हम स्ट्रेट बोल दिया करते हैं। वहीं पर लैंड मासेस को सेपरेट करने वाली, ठीक है, वहीं पर इस्थुमस है वो क्या है कि स्मॉल लैंड मास, जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि ये एक पतली सी पट्टी यहां पर निकली हुई है जो कि एक बड़े लैंड मास को नॉर्थ में और साउथ में दो लैंड मासेस को कनेक्ट करने का काम कर रही है, जो कि दो वाटर बॉडीज को सेपरेट भी कर रही है साइमल्टेनियसली। तो इसको हम बोल देंगे इस्थुमस। तो इस तरीके से ये आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, और बाकी आगे हम कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं या फिर कहें कौन कौन से इंपॉर्टेंट गल्फ, बेस, स्ट्रेट न्यूज में नहीं है, उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। आगे बढ़े पहले उससे आपको मैं बता देता हूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए। ठीक है, यहां पर मैं ये जो पीडीएफ से सारी शेयर कर दिया करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ तो देखो आपको पता है अभी रिसेंट टाइम में कितना ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि ये ईरान भी यहीं पर लोकेटेड है ना। तो अभी क्या होता है, ईरान, चाइना और रशिया, इन तीनों ने मिलकर के इस रीजन में नेवल ड्रिल ऑर्गेनाइज की है। वैसे देखा जाए तो पर्शियन गल्फ जो है ये वाला रीजन है, और ये आपकी गल्फ ऑफ ओमान है, मोर और लेस इसका एक एक्सटेंशन आप बोल सकते हो। यहां पर ये वाटर बॉडी है, दिस वाटर बॉडी इज नॉन एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ना, ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर देती है आपकी गल्फ ऑफ ओमान से। तो यहां पर अगर मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्रीज यहां पर अपनी कोस्टल लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो इनकी हम बात करें तो यहां पर देखो सबसे छोटा कंट्री यहां पर बहरीन के नाम से है, फिर यहां पर एक कतर नाम से भी कंट्री दिख रहा है सदर्न बैंक पे आपकी इस गल्फ के। इसके अलावा ये बड़ा सा कोस्टल लाइन इधर देखोगे तो मैप में बड़ा दिख रहा है, बाकी ये छोटा है। वैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें अबू धाबी, शारजहां, दुबई, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और ये छोटा सा एक पेनिनसुलर पार्ट ऊपर नॉर्थ की तरफ निकला हुआ है, ये ओमान का पार्ट हो गया। इस तरफ आओ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, तो यहां पर आपको सऊदी अरब की एक लंबी कोस्टल लाइन इधर से शेयर होती हुई दिखेगी। ठीक है, कतर बीच में आ गया, फिर उसके बाद में अगेन सऊदी अरब। इधर से देखोगे तो कुवैत आ गया, कुवैत की जो कैपिटल है कुवैत सिटी, वो भी कोस्टल लाइन पे लोकेटेड है। इधर से इराक, इराक में जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर है वो इधर पर्शियन गल्फ में आके ज्वाइन करती है, तो इराक का भी यहां पर कोस्टल लाइन बन रहा है। और फिर बाद में ये लंबा सारा कोस्टल लाइन बना रहा है ईरान। ध्यान रखना हमें कि इस अगर पर्शियन गल्फ की हम बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज कैसम आइलैंड, ये ईरान के अंडर में आता है, ये हमें ध्यान रखना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास में। इसके अलावा इस रीजन में जो कंट्रीज हैं ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की बात करें तो इसमें आपको कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, अबू धाबी और ओमान। इसका मतलब कुवैत के बाद, कुवैत को इंक्लूड करते हुए बाकी जो सदर्न बैंक की तरफ है पर्शियन गल्फ के, वो सारे के सारे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। इराक नहीं है, ध्यान रखें, और ईरान भी नहीं है, ये दोनों नहीं है इसमें। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए ये रीजन बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ओपेक कंट्री जिनको हम बोला करते हैं, उनके अंदर इंक्लूड होने वाले अगर हम पर्शियन गल्फ के कंट्रीज की बात करें तो आपको यहां से यूएई, सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा भी अगर नोटिस करें यहां पर तो हमें ये ध्यान रख लेना है कि कौन कौन से आइलैंड्स यहां पर लोकेटेड है। एक तो ये है खार्क आइलैंड, एक यहां पर आप देख सकते हो 10 आइलैंड, और ये कश्म आइलैंड तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। और दो इंपॉर्टेंट रिवर्स इधर आकर के अपना वाटर ड्रेन करती है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। और इधर देखें तो गल्फ ऑफ ओमान जो कि अरेबियन सी से कनेक्टेड है इधर आगे, और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रही है यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये हमें यहां पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है।
फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा गल्फ ऑफ गिनिया से रिलेटेड कंटेंट। देखो होता क्या है कि आज के टाइम पे यूं लग रहा है कि गल्फ ऑफ गिनिया वाले रीजन में भी कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार राइज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी देखोगे ना तो एक तरफ तो है नाइजीरिया और दूसरी तरफ यहां पर आप देखोगे तो ये है अंगोला। ये कंट्रीज क्या लगातार कॉन्फ्लिक्ट में अभी उलझे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो ये रिसोर्स को कौन गेन करे किस तरीके से। और दूसरा, इंडियन नेवी ने अभी रिसेंट टाइम में यहां पर एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग कंडक्ट की थी, क्योंकि अटलांटिक ओशियन का एक्सटेंशन है ये गल्फ ऑफ गिनिया की। अगर बात करें तो यहां पर इंडियन नेवी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है अपने जो भी पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके। तो सबसे पहली चीज तो हमें यह ध्यान होनी चाहिए कि गल्फ ऑफ गिनिया के साथ में कोस्टल लाइन बनाने वाले कौन कौन से कंट्रीज हैं वो हमें ध्यान होना चाहिए। एक तो यहां से स्टार्ट करो, कोटे डी आइवरी, ठीक है, आइवरी कोस्ट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा यहां पर आ गया आपका घाना, फिर ये लंबी स्ट्रिप है टोगो की, इस कंट्री का नाम है टोगो, और फिर उसके बाद में ये लंबी स्ट्रिप एक और क्रिएट हो रही है दैट इज बेनिन, फिर नाइजीरिया, फिर यहां पर कैमरून भी अपनी कोस्टल लाइन बनाता है। इसके अलावा फिर आ जाता है आपका गैबोन। इसके गैबोन और कैमरून के बीच में यहां पर आप देख सकते हो इक्वेटोरियल गिनिया, और इसका एक आइलैंड भी यहां पर लोकेटेड है इक्वेटोरियल गिनिया का। फिर उसके नीचे आप आओगे तो ये फिर आगे अटलांटिक ओशन यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो मोटा मोटा ये कंट्रीज आ गए जो यहां पर हमने नोटिस किए। इसके अलावा साओ टोमे एंड प्रिंसिप, ये दो मतलब आइलैंड्स का ग्रुप है। यहां पर आप देख सकते हो प्रिंसिप, साओ टोमे एंड एनाबोन। ये सीक्वेंस आपको याद रख लेनी है, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ की तरफ ये बाइको यहां पर आ गया, बाइको किसका पार्ट चला गया था, इक्वेटोरियल गिनिया का, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा प्रिंसिप, साओ टोमे और एनाबोन ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जो कि गल्फ ऑफ गिनिया की तरफ लोकेटेड है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी है कि गल्फ ऑफ गिनिया ना उधर से ही तो इक्वेटर पास होती है और उधर से ही 0 डिग्री मेरिडियन जो है वो पास होती है। दोनों की दोनों इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी से क्रॉस होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूनिकनेस इसकी हमें ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा इधर आकर के गिरने वाले रिवर्स की बात करें तो इधर से तो नाइजर रिवर है, वो गिर जाती है नाइजीरिया से होते हुए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज वोल्टो। ये क्या करती है, घाना और टोगो इनकी बॉर्डर बना करके अल्टीमेटली गिर जाती है। इसका नाम है वोल्टा रिवर, ठीक है, क्या नाम है जी, वोल्टा रिवर। और ये कौन सी रिवर थी, इधर नाइजीरिया से होकर आ रही है जो, उसको हमने बोला नाइजर रिवर। तो ये आपको नोटिस कर लेनी है, चीजें थोड़ी बहुत बेसिकली याद रख लेनी है। इस एरिया में देखो रेनफॉल अच्छा खासा रहता है, तो सैलिनिटी कंटेंट भी कहीं ना कहीं यहां पर गल्फ ऑफ गिनिया में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गल्फ ऑफ गिनिया का मामला। अब आ जाते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये तो देखो वैसे ही बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा था, ध्यान है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया और गूगल मैप ने भी उसको जल्दी से अपडेट कर दिया। तो इस बात को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बट अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया तो कह दिया। सवाल यह आता है कि यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज अपनी कोस्टल लाइन बनाते हैं। तो एक तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, एक आ गया आपका मैक्सिको, दो, एक आपका आ गया क्यूबा। ये तीन कंट्रीज ही अपनी कोस्टल लाइन शेयर कर रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको या गल्फ ऑफ अमेरिका के साथ में। क्लियर है। अब सवाल यह आता है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको या अमेरिका को कनेक्शन जो है वो किस ओशन के साथ मिल रहा है। तो ये भी हमें पता है अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे ही लोकेटेड है। तो अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने वाली दो वाटर बॉडीज है, क्यूबा और ये फ्लोरिडा है, ठीक है, यूएसए की प्रोविंस। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करती है नॉर्दर्न रीजन में अटलांटिक ओशन के साथ में। वहीं पर अटलांटिक ओशन की एक और एक्सटेंशन है दैट इज कैरेबियन सी। उस कैरेबियन सी के साथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको का कनेक्शन कहां से स्थापित होता है, इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जिसका नाम है युकाटन चैनल। युकाटन चैनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आके गिरने वाली रिवर्स की बात करें तो मिसिसिपी रिवर यहां पर आके अपना पानी डाल रही है, रियो ग्रैंडे रिवर है वो आके अपना पानी डाल रही है। रियो ग्रैंडे बेसिकली देखें तो यूएस और मैक्सिको की बॉर्डर भी क्रिएट कर रही है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको का ही एक एक्सटेंशन भी आप देख सकते हैं, बे ऑफ कैंपेशे, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ये एक लार्ज वाटर बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ ईस्टर्न रीजन से कनेक्टेड है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी कनेक्शन किसके थ्रू हो रहा है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हडसन बे। देखा जाए तो हडसन बे का ये जो इधर वाला कोस्टल लाइन है ना, वेस्टर्न कोस्ट, यहां पर लगातार जो पोलर बियर का हैबिटाट है ना वो डिक्लाइन कर रहा है। इस तरफ की अगर हम बात करें तो आप नोटिस करेंगे यहां पर देखो चर्चिल, टावानी, ये इंपॉर्टेंट टाउन्स है कनाडा के, है ना, यहां पर पोलर बियर आके घूमते रहते हैं। इवन जो चर्चिल है ना उसको तो द पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, इसको तो पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है चर्चिल को। यहां पर पोलर बियर आके घुमा फिरी किया करते हैं, बट अगेन ये पर्टिकुलर रीजन जो है क्राइसिस का सामना कर रहा है इस टाइम पे। ओके, हमें यहां पर देखनी है हडसन बे के बारे में। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ में
अपना कनेक्शन स्थापित कर रहा है हडसन स्ट्रेट के थ्रू, और इसके बाद में जो हमारा आर्कटिक ओशन है उस तरफ फॉक्से बेसिन है, उसके थ्रू कनेक्टिविटी आ रही है। इसके अलावा यहां पर मेंसल आइलैंड लोकेटेड है और कोट्स आइलैंड लोकेटेड है। इसके अलावा ये बेल्सर आइलैंड्स का भी एक पूरा आर्किपेलागो, पूरा ग्रुप लोकेटेड है। और इसी हडसन बे का साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन जेम्स बे के तौर पे भी देखी जाती है। ध्यान हमें यह रखना है कि हडसन बे को चारों तरफ से सराउंड किस कंट्री ने कर रखा है? कनाडा ने। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हडसन बे का जो मैकेनिज्म है वो आपको ध्यान रख लेना। पोलर बियर की कैपिटल, द पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये चर्चिल आ गया आपका, जो कि हडसन बे के वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट कैटेगेट स्ट्रेट। ये देखो ऑलरेडी हमने प्रीवियस डिस्कशन में जो सबसे पहला हमारा मैपिंग का डिस्कशन था प्रोबेबली, ठीक है, जिसमें हमने सीज को कवर किया था, नॉर्थ सी की बात हुई थी ना। तो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करने वाली जो वाटर बॉडीज हैं उनमें एक तो स्केगेरेक स्ट्रेट, और स्केगेरेक स्ट्रेट के बाद में कैटेगेट बे। ये जो कैटेगेट बे है इसी की हम बात कर रहे हैं। सवाल ये आ रहा है कि ये न्यूज में क्यों है? देखो चाइना के साथ में, चाइना के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगे कि भाई इसके द्वारा कि इस कैटेगेट बे के अंदर जो सी केबल लगी हुई थी उनको डैमेज किया गया और चाइना उसमें कॉपरेट नहीं कर रहा था। एक तो ये वजह थी। और अभी रिसेंटली एक बात और हाईलाइट हुई है कि रशियन नेवल शिप्स हैं वो यहां पर एक्टिवली रोम कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं हाईलाइट हो गई कैटेगेट बे। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कैटेगेट बे को। देखो सबसे पहली चीज तो ये लोकेशन कहां पर आ रही है। साउथ में देखोगे तो ये है डेनमार्क, और नॉर्थ में देखोगे स्वीडन, उनके बीच में लोकेटेड ये वाटर बॉडी है। क्लियर है? डेनमार्क और स्वीडन के। दूसरा, इसकी अगर देखें तो ये पेनिनसुलर रीजन जो है जुटलैंड पेनिनसुला, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ की अगर बात करें तो नॉर्थ की तरफ तो जुटलैंड पेनिनसुला हो गया, और साउथ की तरफ आपको मिल जाएगा यहां पर डेनिश आइलैंड है जिसका नाम है सेजलैंड आइलैंड्स, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो ये तो रीजन आपका ये पेनिनसुलर रीजन ये आ गया मोटा मोटा, ठीक है। इस रीजन को अगर देखोगे तो स्वीडन वाला, और ये एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, और आइलैंड फॉर्मेशन डेनमार्क के अंडर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन है बाल्टिक सी से कैटेगेट बे का, ठीक है, ये किधर से हो रहा है? द साउंड स्ट्रेट, लिटिल स्ट्रेट, ये नाम याद रख लेना है। साउंड स्ट्रेट और लिटिल स्ट्रेट कैटेगेट बे को बाल्टिक सी के साथ कनेक्ट करते हैं। द साउंड स्ट्रेट नाम याद करने की कोशिश करना, एंड लिटिल स्ट्रेट ये आपको हमेशा दिमाग में थोड़ा सा सेट करके रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, ग्रेट बेल्ट भी बोला जाता है एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी को, ग्रेट बेल्ट। साउंड, लिटिल और ग्रेट बेल्ट ये कनेक्ट करते हैं कैटेगेट बे को बाल्टिक सी से। और कैटेगेट बे जो है ये बेसिकली नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है इस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू। यहां पर देख सकते हो स्केगेरेक स्ट्रेट के थ्रू, नॉर्थ सी, स्केगेरेक स्ट्रेट, देन कैटेगेट बे, और फिर बाल्टिक सी, और यहां पर फिर हमें साउंड, लिटिल स्ट्रेट्स यहां पर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी ध्यान रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखो यहां पर देखा जाए तो अभी रिसेंटली आप देखोगे कि एक कंटेनर शिप और दूसरा ऑयल टैंकर दोनों के बीच में कॉलिजन हो गया, जिसकी इमेज यहां पर देख सकते हो, ग्लोरिया मारिस, ठीक है। और दूसरा एक कारण यह भी है कि यहां पर कुछ दिनों पहले आप देखोगे कि सदर्न कोस्ट तो बनाता है मोरक्को, नॉर्दर्न कोस्ट बनाता है स्पेन, बट एक्चुअल में स्पेन नहीं है। स्पेन के अलावा यहां पर जो जिब्राल्टर नेम है ना, ये यूके का एक मानो कि बहुत कॉलोनियल पीरियड का अपना खुद का पोस्ट छोड़ा हुआ है ना। और मोरक्को में भी यहां पे नॉर्थ की तरफ देखोगे, वन सेकेंड, मोरक्को में भी यहां पे नॉर्थ की तरफ देखोगे तो यहां पर स्पेन की लैंड है। इसका मतलब स्पेन और यूके इफेक्टिवली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर लोकेटेड है। यूके नॉर्थ की तरफ, स्पेन साउथ की तरफ, जबकि स्पेन जो है वो ओवरऑल देखे तो लैंड मास वाइज सबसे बड़ा है ना, नॉर्थ की तरफ। बट यहां पर जिब्राल्टर जो है वो यूके के अंडर में है, ये हमें ध्यान रख लेना है। यहां से देखो ध्यान से, जिब्राल्टर अंडर यूके यहां पर लोकेटेड है, और सियुटा ये आपका स्पेन का है जो कि मोरक्को के नॉर्दर्न टिप पे लोकेटेड है। और मोरक्को जो है वो ओवरऑल यहां पर आप देख ही सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका का इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। स्पेन का एक और लैंडमार्क है यहां पर मोरक्को वाले रीजन में, मेलीलिया, ठीक है, मेलीलिया स्पेन का ही पार्ट है। और ध्यान रखें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से, और मेडिटेरेनियन सी में भी इफेक्टिवली देखो तो उसकी ब्रांच है, दैट इज एल्बोरेन सी। एल्बोरेन सी क्या है? मेडिटेरेनियन सी का ही एक्सटेंशन। तो इनमें से कोई भी नाम आए तो आपको डाउट में नहीं जाना है, ठीक है, ये हमें एकदम क्लियर याद रखना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, मलक्का स्ट्रेट। देखो मलक्का स्ट्रेट तो वैसे ही कितना ज्यादा
हाईलाइट रहता है। जब से चाइना इंडिया के टेंशन्स बढ़ जाते हैं ना, तो मलक्का स्ट्रेट हमेशा एकदम पिन पॉइंट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में इंडिया चाइना और मलक्का स्ट्रेट वाला जो गेम है उसको लेकर के बहुत सारी न्यूज आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो क्यों ना हम इसको भी अच्छे से देखें। तो सबसे पहली चीज, मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट किसको कर रही है? इधर अंडमान सी है और इधर साउथ चाइना सी है, इनको कनेक्ट कर रही है। अच्छा, अंडमान सी किसका पार्ट है? ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। और साउथ चाइना सी किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशियन का। तो देखा जाए तो दो ओशियंस को कनेक्ट कर रही है, बट उनकी जो ब्रांच है, जैसे कि अंडमान सी इधर वेस्ट में और ईस्ट में साउथ चाइना सी, इनको कनेक्ट करने वाली है वाटर बॉडी। और सेपरेट किसको कर रही है? नॉर्थ में मलेशिया है और साउथ की तरफ अगर देखो तो यहां पर ये सुमात्रा है इंडोनेशिया का, इन दोनों को सेपरेट करती है। और मलेशिया का ही ये जो पेनिनसुलर एक्सटेंशन है जिसको मलय पेनिनसुला बोला जाता है, वहीं पर आपका सिंगापुर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ही, क्योंकि जो भी आपके गल्फ कंट्रीज से एनर्जी सप्लाई पर्टिकुलरली चाइना और जापान को होती है ना, वो आप मान के चले कि मलक्का स्ट्रेट से होते हुए ही जाती है। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मलक्का स्ट्रेट पे। तभी तो ये कहा जाता है कि अंडमान सी वाले रीजन में अंडमान एंड निकोबार की प्रेजेंस है ना, इंडिया का अपर हैंड क्रिएट कर देती है। जब भी चाइना अगर हमारे साथ में हिमालयन रीजन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम चौक कर सकते हैं इधर से चाइना की ट्रेड को, क्योंकि इधर से ज्यादा भी नहीं ना तो वर्ल्ड का जितना भी मैरीटाइम ट्रेड है उसका 60% ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ जाता है, और इसमें चाइना और जापान का कंट्रीब्यूशन बड़ा ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। और वैसे इफेक्टिवली और थोड़ा क्लोजली हम समझे तो इस स्ट्रेट के ईस्टर्न रीजन में तो क्या आ जाता है, थोड़ा सा थाईलैंड का आप देख सकते हो, बिल्कुल एक्सट्रीम सदर्न रीजन। इसके अलावा मलय पेनिनसुला ये आ गया। इसके अलावा सिंगापुर, ये तो सारे के सारे इस स्ट्रेट के ईस्टर्न पोर्शन में आ गए। और वेस्टर्न पोर्शन में इंडोनेशिया का सुमात्रा आ जाता है। इसके अलावा यहां पर आप ध्यान रहे, रियाऊ आइलैंड्स हैं, ये इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो यहां पर कैमरोन हाइलैंड्स देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं मलय पेनिनसुला, दैट मींस मलेशिया का जो पेनिनसुलर रीजन है उसमें एक इंपॉर्टेंट पीक भी है। माउंट ताहन यहां पर लोकेटेड है कैमरोन हाइलैंड्स में। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशंस हैं, इनको आप थोड़ा एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें। अब देखो बात ऐसी है कि जिस तरीके से इंडिया यहां पर, वापस हम पीछे वाले मैप पे चलते हैं, इंडिया यहां पर अगर अंडमान सी को चौक कर ले तो ऐसे में चाइना के लिए परेशानी होगी ना। तो चाइना ये सोचता है कि यार यहां पर तो इंडिया के दोस्त बैठे हैं, इंडोनेशिया, ठीक है, सिंगापुर या फिर यूएसए के दोस्त बैठे हैं, तो कभी भी हम ज्यादा मनमानी नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बॉटल नेक का काम करता है। तो क्यों ना हम किसी ऑल्टरनेट वे की तलाश निकालें। तो ऐसे में यहां पर थाईलैंड वाला जो रीजन है ना, यहां पर ये पर्टिकुलर लैंडमास है, आप ये देखिए, ये लैंडमास जो है, जो टू लार्ज लैंडमासेस को कनेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं क्रा इस्थुमस। तो कई बार ऐसे भी प्लान आता है कि जिस तरीके से पनामा इस्थुमस को काट करके, पनामा इस्थुमस आपको पता है ना कि नॉर्थ आपका अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाली लैंडमास, उसको काट करके पनामा कैनाल बना दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मेडिटेरेनियन सी को इधर रेड सी के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने उधर सुएज कैनाल क्रिएट कर दी। ठीक है, अगर अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला की हम बात करें तो क्यों ना इस क्राइस्तुमस को काट करके भी यहां पर एक कैनाल बना दी जाए। तो इस तरीके से बातें उठती रहती हैं, बट अगेन इस पे काम नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप नोटिस करो तो अंडमान सी के थ्रू तो फिर भी जाना पड़ेगा। तो यहां पर इंडिया अपनी पोजीशन को अच्छी खासी स्ट्रेंथ दे देगा ना, तो चाइना फिर नॉर्दर्न हमारे हिमालयन रीजन के अंदर मनमानी नहीं कर पाएगा। वो थोड़ी समझने वाली बात है। क्राइस्थुमस लोकेशन कहां पर आ गई? सबसे पहली चीज तो ये इसी पेनिनसुला का पार्ट हो गया, तो ये है मलय पेनिनसुला, राइट। और वैसे देखा जाए तो किन वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है? अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से सेपरेट करने का ये काम कर दिया करता है। और इसकी चौड़ाई आप देखोगे कि जिस टाइम मिनिमम इसकी थिकनेस जहां पर आती है ना, विड्थ, वो 44 किलोमीटर की है। तो वो भी कोई छोटा सा कॉरिडोर नहीं होगा अगर कैनाल बनाने की भी सोची जाए तो ऐसे में सुएज और पनामा उसकी तर्ज पर, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल की तर्ज पर क्रा कैनाल बनाने की भी बात उठती रहती है। बट अगेन अभी तक तो इस पे काम इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स बड़े तेजी से तैयार हो रहा है, क्योंकि चाइना देखो कहीं ना कहीं इंडिया से अपनी इंडिपेंडेंस इंश्योर करना चाहता है कि यार ये बॉटलनेक बड़ी प्रॉब्लम करती है हमें। तो ये सारा मामला था जिसमें हमें गल्फ्स, ठीक है, गल्फ, बे, इस्थुमस और स्ट्रेट्स के बारे में देखना था। आई होप आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। मोटी मोटी जो चीजें थी वो हमने कवर कर ली। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, जहां से आप इसको रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।